नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं स्नेहा सिंघाटिया और एमकेएच की वीडियो सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपकी कक्षा 7 का सामाजिक विज्ञान, मैं पाठ्य पुस्तक आपको दिखा देती हूँ। वैसे मुझे पता है कि आपको अच्छे से नहीं दिखेगा। सामाजिक विज्ञान का जो भाग 1 है उसमें हमारे अतीत जो पार्ट 2 है आपकी पाठ्य पुस्तक, उसका अध्याय नंबर 1 करने वाले हैं, यानी कि इतिहास का अध्याय नंबर 1 करने वाले हैं ये वाला, जिसका नाम है 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। यानी 1000 वर्षों में जो भी परिवर्तन हुए हैं उन सभी की पड़ताल हम करने वाले हैं। पाठ्यपुस्तक आपके सामने है, तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आपके सामने एक मानचित्र है। इस मानचित्र में कहा गया है कि मानचित्र 1 और 2 पर नज़र डालिए। आपके सामने है मानचित्र 1 और दूसरे पेज पर आपको मानचित्र 2 भी दिखेगा। पहले आप मानचित्र 1 में देखिए। मानचित्र 1 अरब भूगोलवेत्ता अल इदरीसी ने 1154 में बनाया था। यह हमारा एक मानचित्र है जो कि भूगोलवेत्ता अल इदरीसी द्वारा 1154 में बनाया गया था। वहाँ जो नक्शा दिया गया है वह उसके द्वारा बनाए गए दुनिया के बड़े मानचित्र का एक हिस्सा है और भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाता है। ये जो है ये भारतीय उपमहाद्वीप को दिखाता है। मानचित्र 2 जो है, अब आपके सामने मानचित्र 2 है, एक फ्रांसीसी मानचित्रकार ने 1720 में बनाया था। दोनों नक्शे एक ही इलाके के हैं मगर उनमें काफ़ी अंतर है। अल इदरीसी के नक्शे में दक्षिण भारत उस जगह है जहां आज हम उत्तर भारत ढूंढेंगे और श्रीलंका का द्वीप ऊपर की तरफ है, यानी इसने उल्टा करके उसको दिखाया हुआ है। और जो दूसरा मानचित्र है उसमें बिल्कुल जो आज की संरचना है उसकी तरह दिखाया गया है। उनमें कुछ जाने पहचाने नाम भी हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश का कन्नौज। और मानचित्र 2 पहले मानचित्र के बनने के लगभग 600 वर्ष बाद बनाया गया। इस कालावधि में महाद्वीप के बारे में सूचनाएं काफ़ी बदल गई थी। यह नक्शा हमें ज़्यादा परिचित लगेगा, यानी आज की स्थिति के लगभग समान यह नक्शा हमें लगेगा। उसमें विशेषकर तटीय इलाके के बारीक ब्यौरे देखकर आश्चर्य होता है। यूरोप के नाविक और व्यापारी अपनी समुद्र यात्रा के लिए इस नक्शे का इस्तेमाल किया करते थे। अध्याय नंबर 6 में हम पढ़ेंगे कि इसका इस्तेमाल करते थे जो समुद्र यात्रा करते थे, और जो नाविक या व्यापारी थे वो इन नक्शों की सहायता से इनका इस्तेमाल करके रास्ता तय किया करते थे। लेकिन अब भीतरी इलाकों पर नजर डालें, क्या उनमें भी उतने ही ब्यौरे हैं जितने समुद्र तट वाले हिस्से में? गंगा के मार्ग को देखें, इसे किस तरह से दर्शाया गया है। इस मानचित्र में तटीय और भीतरी इलाकों के बीच ब्यौरों और बारीकी का जो अंतर है, आपके ख्याल से उसका क्या कारण है? तो आप जानते हैं कि अंदर के इलाकों में, अंदर के जो इलाके हैं वो इसमें नहीं दिखाए गए हैं, सिर्फ और सिर्फ तटीय इलाके जो है वो दिखाए गए हैं। इतना ही महत्वपूर्ण एक और बात यह है कि दूसरे युग तक मानचित्र अंकन का विज्ञान भी बहुत बदल गया था, यानी मानचित्र बनाने का जो विज्ञान था वो भी बदल गया था। इतिहासकार जब बीते युगों के दस्तावेजों, नक्शों और लेखों का अध्ययन करते हैं तो उनके लिए उन सूचनाओं के संदर्भों का, उनकी भिन्न भिन्न ऐतिहासिक पृष्ठभूमियों का ध्यान रखना जरूरी होता है। नई और पुरानी शब्दावली में कौन सी नई शब्दावलियाँ आई और कौन सी पुरानी शब्दावलियाँ थी, मानचित्र के प्रसंग में तो देखते हैं। अगर समय समय के साथ सूचनाओं के संदर्भ बदलते हैं तो भाषा और अर्थों के साथ क्या होता है? ऐतिहासिक अभिलेख कई तरह की भाषाओं में मिलते हैं और ये भाषाएं भी समय के साथ साथ बहुत बदली हैं। उदाहरण के लिए मध्य युग की फारसी आधुनिक फारसी भाषा से भिन्न है। यह भिन्नता सिर्फ व्याकरण और शब्द भंडार में ही नहीं आई है, समय के साथ शब्दों के अर्थ भी बदल जाते हैं। उदाहरण के लिए हिंदुस्तान शब्द ही लीजिए, आज हम इसे आधुनिक राष्ट्र भारत के अर्थ से लेते हैं। 13वीं सदी में जब फारसी के इतिहासकार मेहनाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था तो उनका आशय पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाकों से था। उसने इस शब्द का राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते थे। सल्तनत के प्रसार के साथ साथ उस शब्द के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी बढ़ते गए, लेकिन हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का समावेश
कभी नहीं हुआ। लेकिन हिंदुस्तान शब्द में जो दक्षिण भारत है, दक्षिण का जो भारत है, उसका समावेश कभी नहीं हुआ। इसके विपरीत 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग उस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया। यह प्रयोग 14वीं सदी के कवि अमीर खुसरो द्वारा प्रयुक्त शब्द हिंद के ही कुछ कुछ समान था, मगर जहां भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक सत्व के रूप में पहचाना जा रहा था, वहां हिंदुस्तान शब्द से वे राजनीतिक और आर्थिक अर्थ नहीं जुड़े थे जो हम आज जोड़ते हैं। किसी भी शब्द का प्रयोग करने में इतिहासकारों को बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अतीत में उन शब्दों के कुछ अलग ही अर्थ थे। उदाहरण के लिए विदेशी जैसे सीधा साधा शब्द ही ले लीजिए। हमारे लिए आज इसका अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो भारतीय न हो, बल्कि मध्य युग में मानो किसी गांव से आने वाला कोई भी अनजाना व्यक्ति जो उस समाज या संस्कृति का अंग न हो, विदेशी कहलाता था। जैसे ऐसे व्यक्ति जो हिंदी में परदेशी और फारसी में अजनबी कहा जा सकता है। इसलिए किसी नगरवासी के लिए वनवासी जो है वो विदेशी होता था, किंतु एक ही गांव में रहने वाले दो किसान अलग अलग धार्मिक या जाति परंपराओं से जुड़े होने पर भी एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं होते थे। इतिहासकार और उनके स्रोत, इनके बारे में पढ़ते हैं। इतिहासकार किस युग का अध्ययन करते हैं और उनकी खोज की प्रकृति क्या है, इसे देखते हुए वे अलग अलग तरह के स्रोतों का सहारा लेते हैं। उदाहरण के लिए पिछले साल आपने गुप्त वंश के शासकों, यानी आपकी 6ठी कक्षा में आपने गुप्त वंश के शासकों और हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा। इस पुस्तक में हम मोटे तौर पर 700 से 1750 ईस्वी तक लगभग 1000 वर्षों के बारे में, यानी इन हजार वर्षों में जो जो कुछ हुआ उसके बारे में पढ़ेंगे। इस काल के अध्ययन के लिए इतिहासकार जिन स्रोतों का प्रयोग करते हैं उनमें आपको बहुत सी बातें ऐसी मिलेंगी जो पिछले युग में वैसी ही चली आ रही हैं। इतिहासकार इस काल के बारे में सूचना इकट्ठी करने के लिए अभी भी सिक्कों, शिलालेखों, स्थापत्य, भवन निर्माण कला तथा लिखित सामग्री पर निर्भर करते हैं। यानी आज के समय में हमें अतीत के बारे में जानकारी कैसे होगी, तो इतिहासकार कुछ पुराने सिक्के उनको मिलते हैं, कुछ शिलालेख मिलते हैं, या जो स्थापत्य यानी भवन निर्माण की जो कला होती है, या जो भी किसी भी तरह की कोई लिखित सामग्री मिलती है, तो उन्हीं से वो आज जो है उसके लिए जो सूचनाएं हैं वो इकट्ठी करने का काम करते हैं। पर कुछ बातें पहले से काफ़ी भिन्न भी हैं, यानी कुछ बातें पहले से कुछ अलग हैं इस काल में, कि इस युग में प्रामाणिक लिखित सामग्री की संख्या और विविधता आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई है। यानी उससे पुराने, यानी जो हमारे 700 से पहले के जो 700 ईस्वी से पहले के जो टाइम था, तो उस समय के अंदर जो हमें जानकारियाँ मिली वो काफ़ी कम थी। उस समय की जानकारियाँ आज हमें काफ़ी कम मिलती हैं, बल्कि 700 से 1750 ईस्वी तक जो जानकारियाँ हैं वो हमें ज़्यादा प्राप्त होती हैं। इस युग में प्रामाणिक लिखित सामग्री की संख्या और विविधता आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई। इसके आगे इतिहासकार सूचनाओं के दूसरे प्रकार के स्रोतों का इस्तेमाल धीरे धीरे कम करने लगे। कुछ समय के दौरान कागज क्रमशः सस्ता हो गया और बड़े पैमाने पर उपलब्ध भी होने लगा। लोग धर्म ग्रंथ, शासकों के वृत्तांत, संतों के लेखन और उपदेश, अर्जियां, अदालतों के दस्तावेज, हिसाब तथा करों के खाते आदि लिखने में इनका उपयोग करने लगे। धनी व्यक्ति, शासक जन मठ, मंदिर, पांडुलिपियां एकत्रित किया करते थे। इन पांडुलिपियों को पुस्तकालयों तथा अभिलेखागारों में रखा जाता था। आपको पता है कि पांडुलिपियां क्या होती हैं, आपने कक्षा 6 के अंदर पांडुलिपियों के बारे में अच्छे से पढ़ा है। इन पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों से इतिहासकारों को बहुत सारी विस्तृत जानकारी मिलती है, मगर साथ ही इनका उपयोग कठिन है। उन दिनों छापे खाने तो थे नहीं, इसलिए लिपिक या नकलन-वीस हाथ ही पांडुलिपियों की प्रतिकृति बनाते थे। अगर
आपने कभी किसी मित्र के गृह कार्य की नकल उतारी है तो आप जानते होंगे कि यह काम आसान नहीं है। कभी कभी आपको अपने मित्र की लिखावट समझ में नहीं आती होगी और आपको मजबूर होकर अंदाज ही लगाना पड़ता होगा कि क्या लिखा गया है। फलस्वरूप आपके लिखे में मित्र के लिखे हुए से कुछ छोटे मोटे लेकिन महत्वपूर्ण अंतर आ जाते होंगे। यानी वहाँ कुछ और शब्द लिखा होता है लेकिन हमें कई बार लिखावट में समझ नहीं आता है, हम अंदाजे से कुछ और लिख लेते हैं, मैं को शय लिख लेते हैं या शय को म लिख लेते हैं या य लिख लेते हैं। इस तरह से छोटे मोटे अंतर होते हैं लेकिन जो शब्द है उसका अर्थ बदल जाता है और वो अंतर, छोटे मोटे अंतर भी बहुत महत्वपूर्ण अंतर आ जाते हैं उनमें भी। पांडुलिपि के प्रतिलिपि बनाने में भी कुछ कुछ यही होता है। प्रतिलिपियां बनाते हुए आपके सामने देखिए किस तरह से आपके सामने एक चित्र दिया गया है जिस पर पांडुलिपियां अंकित हैं। जो एक पांडुलिपि है जिस पर लिखा जाता है, खुरेच कर लिखा जाता है या किसी पेड़ की छाल पर लिखा जाता है या पत्थरों पर लिखा जाता है। प्रतिलिपियां बनाते हुए लिपिक छोटे मोटे फेरबदल करते चलते थे, कहीं कोई शब्द कहीं कोई वाक्य, सदी दर सदी प्रतिलिपियों की भी प्रतिलिपियां बनती रहीं और अंततः एक ही मूल ग्रंथ की भिन्न भिन्न प्रतिलिपियां एक दूसरे से बहुत ही अलग हो गई। इससे बड़ी गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई, लेकिन आज हमें लेखक की मूल पांडुलिपि शायद ही कहीं मिलती है। हमें बाद के लिपिकों द्वारा बनाई गई प्रतिलिपियों पर ही पूरी तरह निर्भर रहना पड़ता है। यानी सबसे पहले जिस व्यक्ति ने कोई बात लिखी होगी वह जो मूल पांडुलिपि है वो हमें नहीं मिलती है, बल्कि उसके बाद उसकी जो कॉपियां की जाती है, जो उसकी लिपिकों द्वारा प्रतिलिपियां बनाई जाती हैं, वो जाकर के हमें कहीं प्राप्त होती हैं। इतिहासकारों को एक ही ग्रंथ की विभिन्न प्रतिलिपियों का अध्ययन करना पड़ता है। कई बार लेखक समय समय पर अपने मूल वृत्तांत में संशोधन करते रहते थे। 14वीं शताब्दी के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने अपना वृत्तांत पहली बार 1356 में और दूसरी बार इसके 2 वर्ष बाद लिखा था। दोनों में अंतर है, लेकिन 1971 तक इतिहासकारों को पहली बार वाले वृत्तांत की जानकारी ही नहीं थी। यह पुस्तकालयों के विशाल संग्रह में कहीं दबा पड़ा था। नए सामाजिक और राजनीतिक समूह सन 700 और 1750 के बीच के 1000 वर्षों का अध्ययन इतिहासकारों के आगे भारी चुनौती रखता है। मुख्य रूप से इसलिए कि इस पूरे काल में बड़े पैमाने पर और अनेक तरह के परिवर्तन हुए। इस काल में अलग अलग समय पर नई प्रौद्योगिकी यानी कि जो नई टेक्नोलॉजी है उसके दर्शन हुए, जैसे सिंचाई में रहट, कताई में चरखे और युद्ध में आग्नेयास्त्रों यानी बारूद वाले हथियारों का इस्तेमाल। इस तरह से टेक्नोलॉजी में धीरे धीरे विस्तार होता गया। इस उपमहाद्वीप में नई तरह का खानपान भी आया। आलू, मक्का, मिर्च, चाय और कॉफ़ी। ध्यान रहे कि ये तमाम परिवर्तन नई प्रौद्योगिकियों और फसलें उन लोगों के साथ आए जो नए विचार भी लेकर आए थे। परिणाम स्वरूप यह काल आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का काल भी रहा। अध्याय 5, 6 और 7 में आप इनमें से कुछ के बारे में जानेंगे। यानी हमारा इसी कक्षा में जो चैप्टर 5 चैप्टर 5th, 6th और 7th है उसके अंदर हम इन चीज़ों के बारे में जानने भी वाले हैं। इस युग में लोगों की गतिशीलता, एक स्थान से दूसरे स्थानों पर आना जाना भी बहुत बढ़ गया था। अवसर की तलाश में लोगों के झुंड दूर दूर की यात्राएं करने लगे थे। इस उपमहाद्वीप में अपार संपदा और अपना भाग्य गढ़ने के लिए अपार संभावनाएं मौजूद थी। इस काल में जिन समुदायों का महत्व बढ़ा उनमें से एक समुदाय था राजपूत, जिसका नाम राजपुत्र अर्थात राजा का पुत्र से निकला है। 8वीं से 14वीं सदी के बीच यह नाम आमतौर पर योद्धाओं के उस समूह के लिए प्रयुक्त होता था जो क्षत्रिय वर्ग के होने का दावा करते थे। राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा और सामंत वर्ग ही नहीं बल्कि वे सेनापति और सैनिक भी आते थे जो पूरे उपमहाद्वीप में अलग अलग शासकों की सेनाओं में सेवारत थे। कवि और चारण राजपूतों की आचार संहिता प्रबल पराक्रम और स्वामी भक्ति का गुणगान करते थे। इस युग में राजनीतिक दृष्टि से महत्व हासिल करने के अवसरों का लाभ मराठा, सिख, जाट, अहोम और कायस्थ मुख्य लिपिकों और मुंशियों का कार्य करने वाली जाति आदि समूहों ने भी उठाया।
इस पूरे काल के दौरान क्रमशः जंगलों की कटाई हो रही थी और खेती का इलाका बढ़ता जा रहा था। कुछ क्षेत्रों में यह परिवर्तन अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक तेजी से और पूरे तौर पर हुआ। पर्यावास में परिवर्तन के कारण कई वनवासियों को मजबूर होकर अपना स्थान छोड़ना पड़ा। कुछ और वनवासी जमीन की जुताई करने लगे और कृषक बन गए, यानी किसान बन गए। कृषकों के ये नए समूह क्षेत्रीय बाजार, मुखियाओं, पुजारियों, मठों और मंदिरों से प्रभावित होने लगे। वे बड़े और जटिल समाजों के अंग बन गए। उन्हें कर चुकाने पड़ते थे और स्थानीय मालिक वर्ग की बेगार करनी पड़ती थी। परिणाम स्वरूप किसानों के बीच आर्थिक और सामाजिक अंतर उभरने लगे। कुछ के पास ज़्यादा उपजाऊ जमीन होती थी, कुछ लोग मवेशी भी पालते थे, यानी पालतू पशु पालते थे, और कुछ लोग खेती से खाली समय में दस्तकारी आदि कुछ काम जो है वो कर लेते थे। जैसे जैसे समाज में अंतर बढ़ने लगे, लोग जातियों और उपजातियों में बांटे जाने लगे। उनकी पृष्ठभूमि और व्यवसाय के आधार पर उन्हें समाज में ऊंचा या नीचा दर्जा जो है वो दिया जाने लगा। ये दर्जे लेकिन स्थायी नहीं होते थे। किसी जाति विशेष के सदस्यों के हाथों में कितनी सत्ता, प्रभाव और संसाधनों का नियंत्रण है, इसके आधार पर उसके दर्जे बदलते रहते थे। एक ही जाति का किसी क्षेत्र विशेष में कोई दर्जा हो सकता था और किसी अन्य क्षेत्र में कोई और। अपने सदस्यों के व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए जातियां समय अपने अपने नियम बनाती थी। मतलब उनमें एक सार्वत्रिक नियम नहीं होता था कि सभी जो समूह है उनमें समान नियम चलेंगे, ऐसा नहीं होता था। अलग अलग समूह, अलग अलग जो क्षेत्र थे, वहाँ पर अपने अपने जो जातियां हैं वो अपने अपने नियम खुद बनाती थी। इन नियमों का पालन जाति के बड़े बुजुर्गों की एक सभा करवाती थी, जिसे कुछ इलाकों में जाति पंचायत कहा जाता था। लेकिन जातियों को अपने निवास के गांवों के रिवाज का पालन भी करना पड़ता था। इसके अलावा कई गांवों पर मुखियाओं का शासन होता था। मिल मिलाकर वे किसी राज्य की एक छोटी सी इकाई भर ही होते थे। अब बात करते हैं क्षेत्र और साम्राज्य। चोल, जिसको हम अध्याय 2 में पढ़ने वाले हैं, तुगलक, जिसे हम अध्याय 3 में पढ़ने वाले हैं, मुगल, जिसे हम चैप्टर 4 में पढ़ने वाले हैं। जैसे बड़े बड़े राज्यों के अंतर्गत कई सारे क्षेत्र आ जाते थे। दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन, जो 1266 से 1287 तक रहे, की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति के उदाहरण के लिए अध्याय 2 देखिए। अब हमें अध्याय 2 में ये जो प्रशस्ति है ये देखने को मिलेगी। में उसे एक विशाल साम्राज्य का शासक बताया गया है, जो पूर्व के बंगाल यानी कि गौड़ से लेकर पश्चिम के अफगानिस्तान के गजनी यानी गजन तक फैला हुआ था, और जिसमें संपूर्ण दक्षिण भारत यानी जिसको द्रविड़ कहा जाता था भी आ जाता था। गौड़, आंध्र, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात, जो नीचे नीचे का यानी दक्षिणतम जिसको द्रविड़ कहा जाता था, वह भारत और आदि भिन्न भिन्न क्षेत्रों के लोग उसकी सेना के आगे पलायन कर जाते थे। यानी यहाँ पर आदि जो भिन्न भिन्न क्षेत्रों के लोग हैं उसकी सेना के आगे पलायन कर जाते थे। इसके बाद बात करते हैं हम इतिहासकार विजय अभियान के इन दावों को अतिशयोक्तिपूर्ण मानते हैं। साथ ही वे यह समझने की कोशिश में भी लगे रहते हैं कि शासक लोग इस उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न भागों पर अपने अधिकार का उल्लेख क्यों करते रहते हैं। भाषा और क्षेत्र, यहाँ पर एक बॉक्स दिया हुआ है, देखते हैं इसमें। सन 1318 में कवि अमीर खुसरो ने इस बात पर गौर किया कि इस देश के हर क्षेत्र की अलग भाषा है। सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, द्वार समुद्री दक्षिण कर्नाटक में ये बोली जाती है। तेलंगानी, जो कि आंध्र प्रदेश में बोली जाती है, बाद में खैर आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ। गुजरी, गुजरात। मवरी, जो तमिलनाडु में बोली जाती है। गौड़ी, जो बंगाल में बोली जाती है। अवधी, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश में, और हिंदवी, जो दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है। अमीर खुसरो ने आगे बताया कि इन भाषाओं के विपरीत एक भाषा संस्कृत भी है, जो किसी विशेष क्षेत्र की भाषा नहीं है। यह एक प्राचीन भाषा है जिसे केवल ब्राह्मण जानते हैं, आम जनता नहीं। अमीर खुसरो द्वारा उल्लेखित भाषाओं की एक सूची बनाइए और एक सूची उन भाषाओं के नामों की बनाइए जो उनके द्वारा उल्लेखित क्षेत्रों में आज बोली जाती है।
जो नाम एक से हैं उन्हें रेखांकित कीजिए और जो नाम भिन्न है उनके चारों ओर घेरा खींच दीजिए। तो ये आपको संयम करना है। सन 700 तक कई क्षेत्रों के अपने अपने भौगोलिक आयाम तय हो चुके थे। अब उनकी अपनी भाषा और सांस्कृतिक विशेषताएं स्पष्ट हो गई थी। अध्याय 9 में आपको इसके बारे में और अधिक जानकारी मिलेगी। ये क्षेत्र विशेष शासक राजवंशों से भी जुड़ गए थे। इन राज्यों के बीच काफ़ी टकराहटें चलती रहती थीं। कभी कभी चोल, खलजी, तुगलक और मुगल जैसे राजवंश अनेक क्षेत्रों में फैला एक विशाल साम्राज्य भी खड़ा कर लेते थे। ये सभी साम्राज्य समान रूप से स्थिर और सफल नहीं हो पाते थे। उदाहरण के लिए अध्याय 3 और अध्याय 4 की तालिका 1 की तुलना कीजिए। ये हम आगे वही चैप्टर में करेंगे। खैर, खलजी और मुगल वंश के शासन कितनी अवधि तक चले, तो आप उनमें से तुलना करके देख सकते हैं कि तीसरे और चौथे में जो खलजी वंश और तुगलक मुगल वंश है उनके शासक कितने समय तक चले थे। तो बहुत थोड़े समय के लिए चलते हैं, क्योंकि कोई ना कोई इस तरह से टकरावटें हो जाती है और उनका जो शासन है वो जो स्थायी रूप नहीं ले पाता है। कभी वो किसी क्षेत्र को जीत लेते हैं, फिर कभी किसी क्षेत्र को हार लेते हैं। इस तरह से वो क्षेत्र पर अधिकार करते हैं, कभी हारते हैं, वो जो क्षेत्र है उनके कब्जे से बाहर हो जाता है। इस तरह से उनका जो क्षेत्र है वो स्थायी नहीं रह पाता है। 18वीं सदी में मुगल वंश पतन के ढलान पर था। जैसे ही 18वीं सदी आई तो मुगल वंश जो है वो पतन के ढलान पर था। फलस्वरूप क्षेत्रीय राज्य फिर से उभरने लगे, लेकिन वर्षों से जो सर्व क्षेत्रीय साम्राज्यों का शासन चल रहा था उसमें क्षेत्रों की प्रकृति बदल गई थी। इन पर कई छोटे छोटे राज्यों का शासन चलता रहा था और उन राज्यों की बहुत सी बातें इस उपमहाद्वीप के अधिकतर भाग पर फैले इन क्षेत्रों को विरासत में मिली थी। इस तथ्य का पता हमें उन कई परंपराओं से लगता है जो उन क्षेत्रों में उभरी थी। इन परंपराओं में कुछ एक दूसरी से भिन्न और कुछ एक समान है। ऐसी परंपराएं हमें प्रशासन, अर्थव्यवस्था के प्रबंधन, उच्च संस्कृति और भाषा के संदर्भ में मिलती है। सन 700 से लेकर 1750 के बीच के 1000 वर्षों में इन विभिन्न क्षेत्रों की प्रकृति एक दूसरे से कटकर अलग अलग नहीं पनपी थी। हालांकि उनके चरित्र की अपनी विशिष्टताएं बनी रही थी, मगर समन्वय की सर्व क्षेत्रीय ताकतों का प्रभाव भी उन पर पड़ा था। अब बात करते हैं पुराने और नए धर्म। इतिहास के जिन 1000 वर्षों की पड़ताल हम कर रहे हैं उनके दौरान धार्मिक परंपराओं में भी कई परिवर्तन आए। दैविक तत्वों में लोगों की आस्था कभी कभी बिल्कुल ही व्यक्तिगत स्तर पर होती थी, मगर आमतौर पर इस आस्था का स्वरूप सामूहिक होता था। किसी दैविक तत्वों में सामूहिक आस्था यानी धर्म प्राय स्थानीय समुदाय के सामाजिक और आर्थिक संगठन से संबंधित होती थी। जैसे जैसे इन समुदायों का सामाजिक संसार बदलता गया वैसे ही इनकी आस्था में भी परिवर्तन आता गया। आज हम जिसे हिंदू धर्म कहते हैं उसमें भी इसी युग में महत्वपूर्ण बदलाव आए। इन परिवर्तनों में से कुछ थे जैसे नई देवी देवताओं की पूजा, राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण और समाज के पुरोहितों के रूप में ब्राह्मणों का बढ़ता महत्व और तथा उनकी बढ़ती सत्ता आदि। संस्कृत ग्रंथों के ज्ञान के कारण समाज में ब्राह्मणों का बड़ा आदर होता था। इनके संरक्षक थे नए नए शासक जो समय प्रतिष्ठा की चाह में थे। इन संरक्षकों का समर्थन होने के कारण समाज में इनका दबदबा और भी बढ़ गया था। इस युग में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन भक्ति की अवधारणा के रूप में आया। इसमें ईश्वर की कल्पना एक ऐसे प्रेमल इष्ट देवी देवता के रूप में की गई थी जिस तक पुजारियों के विशद कर्मकांड के बिना ही भक्त समय पहुंच सके। इस विषय में और साथ ही दूसरी परंपराओं के बारे में आपको अध्याय 8 में जानकारी मिलेगी। यही वह युग था जिसमें इस उपमहाद्वीप में नए नए धर्मों का भी आगमन हुआ। कुरान शरीफ का संदेश भारत में पहल 7वीं सदी के व्यापारियों और आप्रवासियों के जरिए पहुंचा। मुसलमान कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं, केवल एक ईश्वर अल्लाह की सत्ता को स्वीकार करते हैं जिसका प्रेम, करुणा और उदारता अपने में आस्था रखने वाले हर व्यक्ति को गले लगाता है, चाहे उस व्यक्ति की सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी रही हो। कई शासक इस्लाम और उसके विद्वान धर्मशास्त्रियों और न्याय शास्त्रियों अर्थात
उलेमा को संरक्षण देते थे। हिंदू धर्म की ही भांति इस्लाम के अनुयायी भी अपने धर्म की अलग अलग तरह से व्याख्या करते थे। मुसलमानों में कुछ शिया थे जो पैगंबर साहब के दामाद अली को मुसलमानों का विधि सम्मत नेता मानते थे, और कुछ सुन्नी थे जो खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार करते थे। इस्लाम के आरंभिक दौर में इस धर्म का नेतृत्व करने वाले खलीफा कहलाते थे और आगे भी उनकी परंपरा चलती रही। तो इस तरह से किस तरह से इस्लाम धर्म में जो क्या क्या परिवर्तन आ रहे हैं वो हम देख रहे हैं। इस्लामी न्याय सिद्धांत, विशेषकर भारत में हनफी और शफी ऐसे सिद्धांत हैं कि विभिन्न परंपराओं में भी कई महत्वपूर्ण अंतर रहे हैं। ऐसे ही धर्म सिद्धांतों तथा रहस्यवादी विचारों को लेकर विभिन्नताएं देखने को मिलती है। समय और इतिहास के कालखंडों पर विचार करते हैं। देखिए, इतिहासकार समय को यानी समय और इतिहास के बारे में जो कालखंड है उन पर, मतलब कालखंडों में जो इन्हें बांटा गया है उस पर क्या विचार है। इतिहासकार समय को केवल घड़ी या कैलेंडर की तरह नहीं देखते थे, यानी केवल घंटों, दिन या वर्षों के बीतने के रूप में ही नहीं देखते थे। उनका नजरिया यह है कि समय सामाजिक और आर्थिक संगठन में आने वाले परिवर्तनों को झलकाता है। यह दिखलाता है कि विचारों और विश्वासों में कितना स्थायित्व रहा और कितना परिवर्तन आया है। यदि अतीत को समान विशेषता रखने वाले कुछ बड़े बड़े हिस्सों, युगों या कालों में बांट दिया जाए तो समय का अध्ययन कुछ आसान हो जाता है। जैसे 19वीं सदी के मध्य में अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को मुख्य 3 युगों में बांटा था, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। यह विभाजन इस विचार पर आधारित था कि शासकों का धर्म ही एकमात्र संपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता था, यानी जो शासक होते हैं उनके धर्म के आधार पर इसको बांटा गया। यानी सबसे पहले हिंदू शासकों का साम्राज्य जो है वो ज़्यादा रहा होगा, फिर उसके बाद मुस्लिम शासक आए होंगे, उसके बाद ब्रिटिश शासक आए होंगे। तो इस तरह से उन्होंने जो शासक है उन्हीं के धर्म को एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन माना था, और अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति में और कोई भी महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आता। इस दृष्टिकोण में इस उपमहाद्वीप की अपार विविधता की भी उपेक्षा हो जाती थी, क्योंकि यहाँ पर तो बहुत विविधता पाई जाती है। इस काल विभाजन को आज बहुत कम इतिहासकार ही स्वीकार करते हैं। अधिकतर इतिहासकार आर्थिक और सामाजिक कारकों के आधार पर ही अतीत के विभिन्न कालखंडों की विशेषताएं तय करते हैं। पिछले साल आपने जो इतिहास पढ़े थे उसमें प्राचीन समाजों के कई प्रकारों का समावेश था, जैसे शिकारी, संग्राहक, प्रारंभिक दौर के कृषिकर्मी, शहरों और गांवों के निवासी और प्रारंभिक दौर के राज्य और साम्राज्य। अगर आपने छठी कक्षा के इतिहास को, हमारे अतीत को ढंग से अगर आपने पढ़ा हो तो आप इस बातों को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। इस साल आप जो इतिहास पढ़ेंगे उसे प्राय मध्यकालीन इतिहास कहा जाता है। वो प्राचीन इतिहास था और ये मध्यकालीन इतिहास है, यानी बीच का, मीडियम, मध्य। इसमें आपको कृषक समाजों के विस्तार, क्षेत्रीय और साम्राज्यिक राज्यों के उदय, कभी कभी तो ग्रामवासियों और वनवासियों की कीमत पर प्रधान धर्मों के रूप में हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म के विकास और यूरोप से व्यापारी कंपनियों के आगमन के बारे में और विस्तार से जानकारी मिलेगी। भारत के इतिहास के ये 1000 साल अनेक बदलावों के साक्षी रहे हैं। आखिर 16वीं और 18वीं शताब्दी 8वीं और 11वीं शताब्दियों से काफ़ी भिन्न थी। इसलिए इस सारे काल को एक ऐतिहासिक इकाई के रूप में देखना समस्याओं से खाली नहीं है। फिर मध्यकाल की तुलना प्राय आधुनिक काल से की जाती है। आधुनिकता के साथ भौतिक उन्नति और बौद्धिक प्रगति का भाव जुड़ा हुआ है। इससे आशय यह निकलता है कि मध्यकाल रूढ़िवादी था और उस दौरान कोई परिवर्तन जो है वो हुआ ही नहीं। लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा नहीं था, उस समय में भी बहुत सारे परिवर्तन हुए थे। इन 1000 वर्षों के दौरान इस उपमहाद्वीप के समाजों में प्राय परिवर्तन आते रहे और कई क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था तो इतनी समृद्ध हो गई थी कि उसने यूरोप की व्यापारी कंपनियों को आकर्षण करना प्रारंभ कर दिया। इस पुस्तक को पढ़ते समय आप परिवर्तन के चिन्हों तथा यहाँ सक्रिय ऐतिहासिक प्रक्रियाओं का ध्यान देते चले। देखिए,
आप इस बुक के अंदर, इस पाठ्य पुस्तक के अंदर आगे जितने भी अध्याय पढ़ने वाले हैं उसके बारे में इस अध्याय को बताया गया है। ये जो पहला अध्याय है ये हमें सिर्फ यही बताता है कि हम किन किन चीज़ों में आने वाले परिवर्तन को आगे वाले अध्यायों में देखेंगे इन 1000 सालों के अंदर। चलिए देखते हैं। इन 1000 वर्षों के दौरान अर्थव्यवस्था तो इतनी समृद्ध हो गई, ये बात हो गई, और ठीक है, और जब भी संभव हो इस पुस्तक में आप जो पढ़ रहे हैं उसकी तुलना आप पिछले वर्ष पढ़ी हुई बातों से करने की कोशिश करें। जहां भी संभव हो ये देखें कि क्या बदलाव हुए हैं और कहाँ नहीं, और आज अपने आसपास की दुनिया पर नजर डाल के यह भी देखें कि और भी कुछ क्या बदला या वैसा ही रहा। यानी ये भी तो हमारे अतीत की बातें हैं। एक तो आप पिछली किताबों से यानी इस समय से, मध्यकाल से पहले के बारे में, पहले जो आपने पढ़ा पहले के बारे में उससे तुलना कीजिए, और जो आप पढ़ रहे हैं उसकी आज अपने आसपास देख करके भी उसकी तुलना कीजिए कि क्या क्या बदला और क्या क्या वैसा ही आज है। तो ये हमारा पाठ पूरा हुआ। अब हम इसके प्रश्नोत्तर करेंगे। यहाँ दिया है कि कल्पना करें आप एक इतिहासकार हैं। इस अध्याय में उल्लिखित कोई एक विषय, आर्थिक, सामाजिक या राजनीतिक इतिहास चुनिए और समझाइए कि आपके विचार में उसकी जानकारी हासिल करना क्यों दिलचस्प होगा। तो चलिए फिर से याद करें, ये हमारे प्रश्नोत्तर हैं। देखिएगा, आपने इस अध्याय को पढ़ा, ये पहला अध्याय जिसमें हमने विभिन्न प्रकार के चेंज देखे कि धर्मों में क्या परिवर्तन आए होंगे, भाषाओं में क्या परिवर्तन आए, किस तरह से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पक्षों में परिवर्तन आए। तो ये सारे के सारे परिवर्तन और जो भी चीज़ें हैं वो हम मुख्य रूप से हमारे आगे के अध्यायों में, जो हमारे 3 शासनकाल हैं, मुगलों का शासनकाल है, तो ये सारे के सारे शासनकाल हालांकि हम आगे अध्याय में पढ़ेंगे, आगे के अध्याय में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर यह बताया गया है कि हम इस पूरी की पूरी पाठ्य पुस्तक में जो 1000 साल हैं, सन 700 से 1750 के बीच का जो 1000 साल है, उनके बारे में, उनके अंदर आने वाले क्या क्या परिवर्तन हुए थे उनको पढ़ेंगे। तो चलिए प्रश्नोत्तर करते हैं। पहला प्रश्न है, आपकी पाठ्य पुस्तक के प्रश्न ही हम यहाँ पर करेंगे। देखिए, पहला प्रश्न है कि अतीत में विदेशी किसे माना जाता था। तो आप लिखेंगे कि मध्यकाल में गांव में आने वाला कोई भी अनजान व्यक्ति जो समाज और संस्कृति का अंग न हो, क्या कहलाता था? विदेशी कहलाता था। ऐसे व्यक्ति को हिंदी में परदेशी और फारसी में अजनबी कहा जा सकता है। आगे है, नीचे उल्लेखित बातें सही हैं या गलत। पहली बात है, सन 700 के बाद के काल के संबंध में अभिलेख नहीं मिलते हैं। तो आप बताइए। तो सिंपल सी बात है, ऐसा कहा गया है कि 700 के बाद के जो काल के अभिलेख हैं वो नहीं मिलते हैं। तो ये बिल्कुल सही बात है कि सन 700 के बाद के काल के संबंध में कोई भी अभिलेख, मतलब उसके बारे में अभिलेख जो है वो कम मिलते हैं, न के बराबर मिलते हैं। तो ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद पांडुलिपियां वगैरह मिलनी स्टार्ट हो गई। इस काल के दौरान मराठों ने अपने राजनीतिक महत्व की स्थापना की। तो आपको पता है कि इस दौरान के बाद यानी सन 700 के बाद मराठों ने और भी तरह के शासकों ने, मुगलों ने उस एरिया में अपने राजनीतिक महत्व को जो स्थापना है उसकी कोशिश की थी। अगला है ग, कृषि केंद्रित बस्तियों के विस्तार के साथ कभी कभी वनवासी अपनी जमीन से उखाड़ कर बाहर कर दिए जाते थे। तो यह भी बात बिल्कुल सही है कि किस तरह से जो वनवासी थे उनको या तो कृषि कार्य अपनाना पड़ा या फिर वो खदेड़ कर बाहर कर दिए गए, यानी वो उखाड़ कर उन्हें बाहर जाना पड़ा। सुल्तान गयासुद्दीन बलबन असम, मणिपुर और कश्मीर का शासक था। बिल्कुल गलत। सुल्तान गयासुद्दीन बलबन जो है वो दक्षिण भारत का जो है शासक था, असम, मणिपुर और कश्मीर का शासक नहीं था। तो ये जो हमारा घ है ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। आगे है, रिक्त स्थानों को भरे। क, अभिलेखागारों में डैश रखे जाते हैं। तो आपको पता है कि अभिलेखागारों में जो दस्तावेज हैं वो रखे जाते हैं, यानी जो ग्रंथ वगैरह है, जो भी बातें लिखी हुई होती है, लिखित जो साक्ष्य होते हैं, यानी जो दस्तावेज होते हैं उन्हें रखा जाता है। तो आप यहाँ पर लिख देंगे कि अभिलेखागारों में जो डैश है, रिक्त स्थान, उसमें भरेंगे आप दस्तावेज। क्या है, डैश 14वीं सदी का एक इतिहासकार था।
तो यहाँ पर जियाउद्दीन बर्नी एकमात्र इस चैप्टर में, इस अध्याय में एक इतिहासकार का नाम है जो 14वीं सदी का है। कौन? जियाउद्दीन बर्नी। आगे ग है डैश कोमा डैश कोमा डैश कोमा डैश और डैश इस उपमहाद्वीप में इस काल के दौरान लाई गई कुछ नई फसलें हैं। जब हमने फसलों के बारे में पढ़ा कि यहाँ पर किस तरह से नई प्रौद्योगिकी और नई फसलें आई, तो वहाँ पर कुछ 4-5 कुछ फसलों के नाम दिए गए थे, वो आप यहाँ पर भरेंगे। कौन कौन सी थी वो फसलें? आलू, मक्का, मिर्च, चाय, कॉफ़ी, ये कुछ प्रमुख फसलें थी जो 1000 सालों के अंदर नई आई, जो पहले नहीं थी। अगला प्रश्न है इस काल में हुए कुछ प्रौद्योगिकीय परिवर्तनों की तालिका दे। तो प्रौद्योगिकी परिवर्तनों में हमें साफ साफ परिवर्तन जो है पाठ्य पुस्तक में आए हैं कि इन 1000 सालों में, यानी 700 से 1750 के बीच के 1000 वर्षों में अलग अलग समय पर नई प्रौद्योगिकी का विकास हुआ। जैसे सिंचाई में रहट, सिंचाई के लिए रहट आ गया, कताई में चरखे आ गए और युद्ध में आग्नेयास्त्रों यानी बारूद वाले हथियारों का प्रयोग शुरू हो गया था। अगला प्रश्न है इस काल के दौरान हुए कुछ मुख्य धार्मिक परिवर्तनों की जानकारी दें। तो हम लिखेंगे कि 1000 वर्षों के दौरान धार्मिक परंपराओं में कई बड़े परिवर्तन आए। लोगों में दैविक आस्था व्यक्तिगत स्तर पर और सामूहिक स्तर पर था। हिंदू धर्म में नए देवी देवताओं की पूजा, राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण और पुरोहितों का महत्व बढ़ा, जो कि ब्राह्मण हुआ करते थे। इस काल में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ हुआ, जो कि कर्म कांडों के आलोचक थे। इस काल में 7वीं सदी में इस्लाम और 16वीं सदी में ईसाई धर्म का भारत में प्रादुर्भाव हुआ। आइए समझे। छठा प्रश्न है हमारा पिछली कई शताब्दियों में हिंदुस्तान शब्द का अर्थ कैसे बदला। तो आपने अध्याय के बीच में बहुत स्पष्ट रूप से आपने देखा कि पिछली कई शताब्दियों में, देखिए, हिंदुस्तान शब्द के अर्थ में बहुत सारे परिवर्तन हुए। 13वीं सदी में जब फारसी के इतिहासकार मिनहाज सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था, तो इसका अर्थ गंगा यमुना के बीच स्थित क्षेत्र और पंजाब हरियाणा से था। उसने यह शब्द राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया था जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते थे। लेकिन इसके विपरीत 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग उस महाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों के संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया था। यह प्रयोग 14वीं सदी के कवि अमीर खुसरो द्वारा प्रयोग किया गया। यह जो शब्द है प्रयोग किया गया शब्द हिंद भी इन्हीं के कुछ कुछ समान था, मगर जहाँ भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक तत्व के रूप में पहचाना जा रहा था। तो इस तरह से हिंदुस्तान के शब्द के जो अर्थ है वो भी कई बार बदला। अगला प्रश्न है 7वां, जातियों के मामले कैसे नियंत्रित किए जाते थे। तो आपको पता है कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जातियां स्वयं अपने अपने नियम बनाती थी, जिसमें से वे अपनी जाति के सदस्यों के व्यवहार को नियंत्रित कर सके। इन नियमों का पालन जाति के बड़े बुजुर्गों की एक सभा द्वारा किया जाता था, जिसे कुछ इलाकों में जाति पंचायत कहा जाता था। लेकिन कुछ जातियों को अपने निवास के गांवों के रिवाजों का पालन भी करना पड़ता था, यानी सिर्फ अपनी जाति नहीं बल्कि अपने निवास के गांवों के रिवाजों का, जिस गांव में वो निवास करते थे उन्हें उस तरह के रिवाजों का पालन करना पड़ता था। अगला प्रश्न है सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य से आप क्या समझते हैं। तो सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य से तात्पर्य उस साम्राज्य से है जो अनेक क्षेत्रीय राज्यों को मिलाकर बना हो, जैसे सल्तनत साम्राज्य, मुगल साम्राज्य आदि। आइए विचार करें। अगला प्रश्न है पांडुलिपियों के उपयोग में इतिहासकारों के सामने कौन कौन सी समस्याएं आती हैं। तो देखिए, पांडुलिपियों के उपयोग में इतिहासकारों के सामने निम्न समस्याएं आती। बहुत सारी समस्याएं आपने अध्याय में देखने को आपको मिली। देखिए, जैसे पहली समस्या कि कई बार पांडुलिपियों की लिखावट को समझने में बहुत दिक्कत आती है। आज हमें लेखक की मुख्य पांडुलिपि शायद ही कहीं मिलती है, बल्कि उसकी जो प्रतिलिपियां हैं वो मिलती हैं। मुख्य पांडुलिपि की नई प्रतिलिपि बनाते समय लिपिक छोटे मोटे फेरबदल करते चलते थे, कहीं कोई शब्द तो कहीं कोई वाक्य, और सदी दर सदी प्रतिलिपियों की भी प्रतिलिपियां बनती रही और अंततः एक ही मूल ग्रंथ की भिन्न भिन्न प्रतिलिपियां एक दूसरे से बहुत अलग हो गई।
इतिहासकारों को बाद में लिपिकों द्वारा बनाई गई प्रतिलिपियों पर ही पूरी तरह निर्भर रहना पड़ता है, और इसलिए इस बात का अंदाज लगाने के लिए कि मूलतः लेखक ने क्या लिखा था, इतिहासकारों को एक ही ग्रंथ के विभिन्न प्रतिलिपियों का अलग अलग प्रतिलिपियों का अध्ययन करना पड़ता है। अगला प्रश्न, आपका 10वां प्रश्न, कि इतिहासकार अतीत को कालों और युगों में विभाजित कैसे करते हैं? क्या इस कार्य में उनके सामने कोई कठिनाई आती है? तो देखिए आप इसका उत्तर कि अधिकतर इतिहासकार आर्थिक तथा सामाजिक कारकों के आधार पर ही अतीत के कालखंडों की विशेषताएं तय करते हैं। इन आधारों पर इतिहास को प्राचीन, मध्य और आधुनिक कालों में बांटा गया है। कालक्रम को विभाजित करते समय इतिहासकारों के सामने यह समस्या उत्पन्न होती है कि वे किस महत्वपूर्ण घटना के बाद कालक्रम का विभाजन करें। तो इस तरह से आपके ये थे सारे के सारे महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो हमें करने अनिवार्य है। पाठ्य पुस्तक के ये प्रश्न है, तो आपको जो अध्याय है वो बिल्कुल समझ में आया होगा, और इस पाठ्य पुस्तक के अंदर, इतिहास की पूरी पाठ्य पुस्तक के अंदर आगे आने वाले अध्यायों में हमें देखिए पूरे के पूरे 1000 सालों में आने वाले जो भी परिवर्तन हुए थे उनके बारे में अध्ययन करना है। तो आपको ये पाठ और पूरी की पूरी पाठ्य पुस्तक की बिल्कुल एक विशेष रूप से रचनात्मक तरीके से पहले से ही आप मेंटली तैयार हो गए होंगे कि हमें किस तरह से आगे आगे चीज़ों को पढ़ते हुए चलना है। तो मिलेंगे हम आगे की कहानी के साथ, आगे के जो परिवर्तन आए हैं विस्तृत रूप से उन्हें पढ़ने के लिए हम मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, अगले अध्यायों में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर सेल्फ स्टडीज।